नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद का क्या नतीजा आया। आखिरी लम्हात में एक रुकन ने कैसे पूरी बाजी उल्टा कर रख दी। धोखा देने वाले 5 अरकान कौन कौन थे, इन अरकान की जानिब से किस नौयत का खेल खेला गया। एक ताकतवर हुकूमती वजीर ने क्या बहुत बड़ा ऐलान किया है। ऑपोजिशन लीडर ने इसी पूरी सिचुएशन में किस नौयत की अजीब सी चाल चली। नून लीग में मियां नवाज शरीफ के मुखालिफ कैंप से किस बड़ी खबर की तस्दीक की गई है और 3 फ़ोन कॉल्स की कहानी क्या है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद का नतीजा क्या रहा और आखिरी मिनट में एक रुकन ने कैसे पूरी गेम उल्टा कर रख दी। सबसे पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं, एक ताज़ा खबर से आगाह करते हैं। ये एक ऐसी खबर है जिसमें कुछ नए इंकशाफात किए गए हैं, कुछ नए नुकात सामने लाए गए हैं और ये जो नुकात हैं इन नुकात की अब एक ख़ास शख्सियत ने तस्दीक भी की गई है। और ये जो खबर है ये नून लीग में मियां नवाज शरीफ का जो एक मुखालिफ कैंप है उसके मुतल्लिक भी है, यही खबर शहबाज शरीफ के मुतल्लिक भी है। और ये खबर एक ऐसे वक्त में आई जब शहबाज शरीफ का जो कैंप है मुस्लिम लीग नून के अंदर, इसके कुछ खुफिया इजलास भी हुए और मियां नवाज शरीफ की इन्हीं इजलासों में वापसी का आप ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली मुतालबा भी किया गया और ये कहा गया कि पार्टी को शहबाज शरीफ ड्राइव करें, मरियम नवाज साइड लाइन हो जाएं, बिल्कुल खामोश हो जाएं। जिस किस्म का बयानिया वो इससे पहले चलाती रहीं उससे पार्टी को नुकसान पहुंचा। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन भी मरियम नवाज के बयानिए की वजह से और मियां नवाज शरीफ के बयानिए की वजह से नून लीग बुरी तरीके से हार गई। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में भी मुस्लिम लीग नून को मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ के बयानिए की वजह से शिकस्त हुई। इसलिए अब शहबाज शरीफ को मौका दिया जाए कि वो पार्टी सदर हैं तो पार्टी के तमाम अमूर वो चलाएं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मफामत करें और इस्टेब्लिशमेंट से कोई ना कोई डील ले लें। और ये जो पूरा मामला था यानी मियां नवाज शरीफ के मुखालिफ कैंप की मीटिंग्स और खुफिया इजलास, ये इतना संगीन था कि मरियम नवाज को अपने ख़ास कारिंदे को एक बड़ी ख़ास किस्म की जिम्मेदारी भी देना पड़ी। और ये जो कारिंदा था इससे ये कहा गया कि आपने मियां नवाज शरीफ के इस मुखालिफ ग्रुप को एक्सपोज करना है, इसे बेनकाब करना है, इसे ज़ेर करना है और इन्हें ये बावर कराना है कि आप मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो साजिशें कर रहे हैं हमें आपकी साजिशों के मुतल्लिक इल्म है और हम जानते हैं कि किस तरीके से मियां नवाज शरीफ को पार्टी के अंदर कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, मरियम नवाज का किस तरह से पार्टी से पत्ता काटने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद कैमरों के सामने शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ का ये जो पूरा खेल था इसका पोल खोल दिया गया और ये पूरा पोल खोला मरियम नवाज के ख़ास कारिंदे जावेद लतीफ़ ने, जिन्होंने कैमरों के सामने ये कहा कि इस्टेब्लिशमेंट की असाइनमेंट पर ख्वाजा आसिफ और शहबाज शरीफ काम कर रहे हैं और मियां नवाज शरीफ के बयानिए को नुकसान पहुंचा रहे हैं और मियां नवाज शरीफ के ग्रुप को कमज़ोर कर रहे हैं। अब उनके इस बयान पर उनको शो का नोटिस तो जारी किया गया लेकिन मरियम नवाज ने यह कहा जावेद लतीफ़ से कि आपने इस शो काज नोटिस का जवाब नहीं देना, आपको पार्टी के अंदर मैं कुछ नहीं होने दूंगी। और आज 4 माह गुजरने के बाद भी ताज़ा तरीन खबर यह है कि जावेद लतीफ़ ने इस शो काज नोटिस का जवाब देने से ही इनकार कर दिया। अब पार्टी पर कंट्रोल की ये जो जंग है इसको आप ज़रा जहन में रखें, इस पूरे पस मंज़र को जहन में रखें और फिर आपको बताते हैं कि मियां नवाज शरीफ का जो मुखालिफ ग्रुप है उसके मुतल्लिक क्या बड़ा और सनसनीखेज़ इंकशाफ किया गया है। और ये जो इंकशाफ है ये ख़ुद एक ऐसे शख्स की जानिब से किया गया है जो मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों के बहुत करीब है। ये शख्स पहले शहबाज शरीफ के कैंप में था लेकिन जब इसी शख्सियत को इसी दौर में जेल जाना पड़ा
तो उसके बाद ये शख्स मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बहुत करीब हो चुका है। और इस शख्सियत ने जो इंकशाफ किया ये एक ऐसी सूरत हाल में किया जब फवाद चौधरी ने नून लीग के 4 अरकान के मुतल्लिक एक बहुत बड़ा दावा किया और ये कहा कि मुस्लिम लीग नून के 4 मरकजी लीडर जो सफ़े अव्वल के लीडर हैं पाकिस्तान के अंदर, ये इस्टेब्लिशमेंट से मिले, इस्टेब्लिशमेंट से कहा कि आप हमारी तरफ देखें, हम पर नजर करम करें। मियां नवाज शरीफ ने तो इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया, लेकिन आप हमें वज़ीर आज़म बनने का मौका दें। ये फवाद चौधरी ने एक बहुत बड़ा दावा किया था। अब एक तरफ फवाद चौधरी का ये बयान और दूसरी जानिब मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ की करीबी शख्सियत और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने पहली बार खुद ये तस्दीक की है कि नून लीग के अंदर शरीफ बरादरान के अलावा भी वजारत उज़्मा के उम्मीदवार मौजूद हैं और वो वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश रखते हैं। यानी उन्होंने तस्दीक कर दी कैमरों के सामने कि मुस्लिम लीग नून के जो पाकिस्तान में रहनुमा हैं वो वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश रखते हैं। और इस तरह फवाद चौधरी के उस दावे की तस्दीक हो गई कि जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मुस्लिम लीग नून के 4 रहनुमा इस्टेब्लिशमेंट से मिले हैं और उनसे ये कहा कि मियां नवाज शरीफ को छोड़ें, आप हम में से किसी को वज़ीर आज़म बनाएं। इसके साथ साथ राना सनाउल्लाह ने ये इंकशाफ भी किया कि पंजाब में तहरीक अदम एतमाद के लिए नंबर पूरे नहीं हैं। वफाक तो एक तरफ, पंजाब में जहां मुस्लिम लीग नून के पास बहुत ज़्यादा कौमी सूबाई असम्बली में सीटें मौजूद हैं और वहाँ पर मुस्लिम लीग नून एक अपसेट भी कर सकती थी अगर वो चंद अरकान भी तहरीक इंसाफ के तोड़ लेती और तहरीक इंसाफ के इत्तेहादियों को तोड़ लेती। लेकिन राना सनाउल्लाह ने अब एतराफ़ शिकस्त करते हुए कहा है कि उनके पास पंजाब में भी नंबर गेम पूरी नहीं है। बहरहाल अब वापस आते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद का क्या नतीजा आया। तो मामला ये है कि तहरीक अदम एतमाद का जो प्लान है इसके मुतल्लिक आप ये कह सकते हैं कि 2 इतलात और 2 अफवाहों का बड़ा ज़ोर था। एक तो ये बात की जा रही थी कि तहरीक इंसाफ के जो इत्तेहादी हैं उनमें से कुछ लोगों पर काम हो चुका है, कुछ नाम भी सामने लाए गए और उनके मुतल्लिक ये दावा किया गया कि तहरीक इंसाफ के इत्तेहादियों में से ये जो नाम हैं ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के हक़ में वोट दे देंगे, यानी प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ वोट दे देंगे। इसी तरह ये भी कहा गया कि तहरीक इंसाफ के जनूबी पंजाब से 3 अरकान कम से कम ऐसे हैं जिनके नाम जो हैं उनको सर्कुलेट किया गया, उनके मुतल्लिक इतलात फैलाई गई और ये कहा गया कि ये भी अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट दे देंगे, तहरीक अदम एतमाद के हक़ में वोट देंगे। और जहांगीर तरीन ग्रुप के मुतल्लिक तो ये दावा किया गया कि जहांगीर तरीन ने मुसलसल मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से मुलाकातें की हैं और अब ये ग्रुप किसी भी वक्त तहरीक अदम एतमाद की हमायत का ऐलान भी कर सकता है। और जो -1 फार्मूले की इस्लामाबाद में इक़्तिदार की राहदारियों में गूंज है उसके मुतल्लिक भी ये दावा किया गया कि इसी तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए -1 फार्मूले पर अमल दरामद भी हो जाएगा। अब अपोजिशन की जानिब से अददी बरतरी के ये जो दावे किए गए इसके बावजूद असल में ऐवान में क्या हुआ, और ये जो ऐवान था ये सेनेट का ऐवान है जहां पर अपोजिशन को हुकूमत पर अददी बरतरी हासिल थी। तो मामला ये है कि सेनेट के जो कुल अरकान हैं उनकी तादाद 100 है, लेकिन चूंकि इसहाक डार लंदन फरार हुए हैं और इसहाक डार लंदन से वापस नहीं आ रहे, इसलिए सेनेट का जो इस वक्त हाउस है ये 99 अरकान पर मुश्तमिल है, यानी सेनेट में इस वक्त 99 सेनेटर्स हैं कुल मिलाकर। लेकिन ये जो अहम तरीन सेशन था, ये जो फैसला कुन सेशन था जिसके मुतल्लिक अपोजिशन ने यह दावा किया था कि वो हर सूरत में इस सेशन में अपनी अददी बरतरी साबित करेगी। इस सेशन में कुल मिलाकर 99 के बजाय तहरीक इंसाफ और अपोजिशन के मिलाकर सिर्फ 86 मेंबरान मौजूद थे, यानी 13 मेंबरान तो सिरे से मौजूद ही नहीं थे। और सेनेट में हुकूमत के जो अरकान हैं और उनके इत्तेहादियों के अरकान, इनकी तादाद 47 है, जबकि अपोजिशन के जो अरकान हैं और कुल मिलाकर आप कहें कि सारी जमातें जो हैं उनकी जो तादाद है वो जो पेपर्स पर तादाद बनती है वो 51 की बनती है। यानी अपोजिशन को सेनेट में 4
अरकान की निस्बत जो है वो अददी बरतरी हासिल है। एक तरफ 47 का फिगर है, एक तरफ 51 का फिगर है जो बताया गया है कागज़ों के ऊपर, पेपर्स के ऊपर। लेकिन जाहिर है कि ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं, जब सेनेट में या कौमी असम्बली में राय शुमारी होती है तो वो ग्राउंड रियलिटीज़ फिर बदल भी जाती हैं। अब जिस वक्त ये अहम तरीन इजलास शुरू हुआ तो हुकूमत ने स्टेट बैंक तरमीमी बिल जो है ये इस इजलास से पास करवाना था। हुकूमत ने अपनी तरफ से बहुत तैयारी की थी। हुकूमत को मालूम था कि हुकूमत के पास कौमी असम्बली में तो अक्सरियत है, कौमी असम्बली में तो वो बिल पास करवा चुके थे, लेकिन सेनेट से ये बिल पास करवाना तकरीबन नामुमकिन था क्योंकि अपोजिशन को वाज़े एक अददी बरतरी हासिल है सेनेट में। और अपोजिशन ने अपने तमाम सेनेटर्स को फ़ोन किए, उनसे राब्ते किए और उनसे कहा कि हर सूरत में उन्होंने इस फैसला कुन इजलास में अपनी जो प्रेजेंस है उसको इंश्योर करना है और हर सेनेटर ने पहुंचना है इस इजलास में और किसी किस्म का कोई एक्सक्यूज़ नहीं माना जाएगा अगर कोई सेनेटर इस इजलास से गैर हाजिर हुआ। अब अपोजिशन को ये यकीन था कि चूंकि सेनेट में उनकी अददी बरतरी है तो जीत उन्हीं की होगी, लेकिन अचानक पूरा पांसा ही पलट गया। और वो इस तरह कि जब इस बिल पर राय शुमारी कराई गई तो बिल के हक में और मुखालफत में 42-42 वोट आए, यानी पहले मरहले में हैरान कुन तौर पर यह मैच बराबर हो गया। अपोजिशन की अददी अक्सरियत के बावजूद बिल के हक में जो वोट आए उसमें हुकूमत के 42 सेनेटर्स ने वोट दिए, बिल की मुखालफत में अपोजिशन के 42 जो सेनेटर्स हैं उन्होंने वोट दिए। इस तरह पहले मरहले में ये मैच टाई हो गया। अब उसके बाद अपोजिशन के जो सेनेटर्स गायब थे उनकी तलाश शुरू कर दी गई क्योंकि जाहिर है कि ये एक बड़ा तशवीशनाक मामला था अपोजिशन के लिए। मैच अभी जारी था, मैच का अभी फैसला नहीं हुआ था और जब अपोजिशन ने अपने सेनेटर्स की तलाश करना शुरू की तो सबसे पहले ये पता चला कि पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी जो सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि सेनेट में जो अपोजिशन लीडर हैं यूसुफ रज़ा गिलानी वही इस इजलास से गैर हाजिर थे और उन्होंने बाद में बड़े अजीबो गरीब किस्म के एक्सक्यूज़ भी बनाए। इसी तरह कासिम रांझो और सिकंदर महेंद्रो भी इस इजलास में शरीक नहीं हुए, यानी यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपनी ही अपोजिशन की पीठ में छुरा घोंप दिया और इस फैसला कुन इजलास से अचानक बड़े पुरस्कार तरीके से वो गायब हो गए। उसके बाद जो नून लीग के गायब होने वाले सेनेटर्स हैं उनकी तलाश शुरू की गई, उनका खोज लगाने की कोशिश की गई कि आखिर नून लीग ने तो इतने दावे किए थे, शहबाज शरीफ ने सेनेटर्स को फ़ोन किए थे, मुस्लिम लीग नून ने यह कहा था कि किसी भी सूरत हमारा तो कोई एक सेनेटर भी ऐसा नहीं होगा जो इस इजलास में शरीक ना हो, लेकिन बाद में पता ये चला कि मुस्लिम लीग नून की नुज़रत सादिक और मुशाहिद हुसैन सैयद भी इस इजलास में शरीक नहीं हुए। और मुशाहिद हुसैन सैयद के बारे में जानने वाले जानते हैं कि वो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के भी वो बहुत करीबी रहे, उसके बाद वो काफ लीग में चौधरियों के भी बहुत करीबी रहे, चौधरी बरादरान के साथ उनका बड़ा ख़ास ताल्लुक़ रहा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि काफ लीग का दौर ख़त्म हुआ और मुस्लिम लीग नून का दौर शुरू हुआ तो उसके बाद वो नून लीग में शामिल हो गए। लेकिन ये जो फैसला कुन इजलास था उसमें मुशाहिद हुसैन सैयद शरीक नहीं हुए और इस तरह मुस्लिम लीग नून के 2 सेनेटर्स भी इस इजलास से गायब थे। लेकिन इसी मामले में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट और भी है और वो ट्विस्ट ये है कि मौलाना फजलुर रहमान भी तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बहुत दावे कर रहे थे। लॉन्ग मार्च के मुतल्लिक ये कह रहे थे कि हम हुकूमत को बिल्कुल मोहलत नहीं देंगे और लॉन्ग मार्च के नतीजे में इस हुकूमत का तख्ता उलट देंगे और हमें जो कुछ भी करना पड़ा हम इस हुकूमत को फारिग करेंगे। लेकिन जब उनके सेनेटर्स की तलाश की गई तो एक नया इंकशाफ हो गया और वो इंकशाफ ये हुआ कि JUI फजलुर रहमान के सेनेटर तलहा महमूद भी इजलास में शरीक नहीं हुए। जो सबसे अहम इजलास था, फैसला कुन इजलास था, उसमें JUI के सेनेटर तलहा महमूद गायब हो गए। दूसरी जानिब PTI के जो सेनेटर्स थे वो अपनी पार्टी के साथ इतने कमिटेड थे, इतने वफादार थे कि PTI की डॉक्टर जरका जो हैं उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी
और वो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ऐवान में आ गई, क्योंकि उनको पता था कि आज के इजलास में एक एक वोट कीमती है और उनका एक वोट इंतहाई कीमती साबित भी हुआ और सिलेंडर के साथ वो ऐवान में आई। इसकी फुटेज भी सामने आई, इसकी फुटेज वायरल भी हुई। दूसरी जानिब मुशाहिद हुसैन सैयद जो हैं, मुशाहिद हुसैन सैयद, उन्होंने तो ये बहाना बना लिया कि मुझे कोरोना है, इस वजह से मैं ऐवान में नहीं आ सकता। यहाँ अहम बात यह भी है कि जो दिलावर खान ग्रुप है, जो कि सेनेट में इस तरह के अपसेट करने में बड़ा आप कह सकते हैं अहम किरदार अदा करता है, इसके जो 6 अरकान हैं कुल मिला के, इनमें से 2 अरकान सेनेटर हिदायतुल्लाह और हिलालुर रहमान ये भी इजलास से गैर हाजिर रहे, जबकि दिलावर खान ने खुद हुकूमत को वोट दे दिया और ANP के जो सेनेटर फारूक हैं वो ऐन बिल की मंजूरी के वक्त अचानक गायब हो गए। आप अंदाज़ा लगा लें कि जिस वक्त ये बिल मंजूर हो रहा था तो ANP जो वैसे तो ये समझती है और ये दावा भी करती है कि वो अपोजिशन के साथ है, तो ऐन बिल की मंजूरी के वक्त उनके सेनेटर गायब हो गए। अब चूंकि ये मैच 42-42 के स्कोर से बराबर था, एक तरफ अपोजिशन के 42 अरकान थे, दूसरी जानिब हुकूमत के 42 अरकान थे और अपोजिशन के अपने लोग अपोजिशन को धोखा दे चुके थे, तो चेयरमैन सेनेट के पास अब ये कानूनी और आईनी अख्तियार था कि वो अपना वोट भी डाल सकते थे ताकि इस राय शुमारी पर कोई फैसला हो सके, और उन्होंने फिर हुकूमत के हक में वोट डालकर इस बिल को मंजूर करवा लिया और यूं 42 के मुकाबले में 43 वोटों से ये जो सबसे अहम, सबसे कलीदी नोयत का बिल था ये पास हो गया। और यूं अपोजिशन के इत्तफाक, अपोजिशन के इत्तेहाद और अपोजिशन के अलाइंस का जो गुब्बारा था वो सरेआम फट गया। लेकिन इसमें अहम तरीन बात क्या है? वो अहम तरीन बात यह है कि फवाद चौधरी जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बहुत करीब हैं, उनका ये कहना था एक स्टेटमेंट के ज़रिए कि ये जो बिल का मामला था ये मुकम्मल तौर पर तहरीक अदम एतमाद की रिहर्सल जैसा था। तहरीक अदम एतमाद का जो ख्वाब देखने वाले हैं वो उस ऐवान में भी नाकाम हो गए जहां उनकी नाम नहाद अक्सरियत है। अगर सेनेट में वो अपनी अक्सरियत साबित नहीं कर सके तो कौमी असम्बली में जहां हुकूमत की अक्सरियत है वहां से ये नालायक और नाअहल अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद कैसे कामयाब करवाएगी। और आज अमली तौर पर तहरीक अदम एतमाद आई लेकिन आने से पहले ही नाकाम हो गई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत ने साबित कर दिया कि ये अपोजिशन की मफाद परस्त जमातें जिनको अपना मफाद अजीज़ है ये मिलकर भी इमरान खान के आगे ढेर हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद शामिल रही तो कामयाबियों का सफ़र रुकने वाला नहीं और तहरीक अदम एतमाद अपनी मौत मर चुकी है आज के दिन। साथ ही उन्होंने तंज करते हुए ये भी कहा कि ये जो स्टेट बैंक तरमीमी बिल की मंजूरी हुई है इसकी मंजूरी में साथ देने पर हम यूसुफ रजा गिलानी और पीपल्स पार्टी के ख़ास तौर पर शुक्रगुजार हैं। यानी उनका तासुर ये था कि यूसुफ रजा गिलानी ने अपोजिशन के साथ गद्दारी की और उम्मीद है इस बड़ी शिकस्त के बाद अब अपोजिशन कुछ दिन आराम से गुजरेगी और तहरीक अदम एतमाद का जो शोशा है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।